वक्त दानापुर से आ रही है, जहां मनेर में दो नावें आपस में ही टकरा गई हैं। एक नाव नदी में समा गई। इस हादसे के हादसे नाव बताई जा रही है जिस पर मजदूर सवार थे। अवैध बालू से नाव जो है वो भरी हुई थी और दो नावों की टक्कर में ये जबरदस्त हादसा हुआ, जिसमें एक नाव जो है वो बीती रात की फिलहाल जो नाव नदी में समा गई है उससे लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उस पर मजदूर बताए जा रहे कि सवार थे। प्रशासन ने घटना की पुष्टि जो है वो कर दी है और बताया जा रहा है कि दो नावों के आपस में तो आप अपडेट आ रही है। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने इस खबर में जो नाव हादसे हुए हैं उससे लेकर पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन आसपास लोग मजदूर सवार थे जो स्थानीय लोग हैं, उन लोगों के तमाम जानकारी। दो नावों के बीच आपस में जोरदार टक्कर हुई, एक नाव नदी में समा गई है। वहीं प्रशासन इस घटना की पुष्टि फिलहाल नहीं करा कि जिस तरीके चले अवैध बालू को लेकर लगातार कार्रवाई की बात की जा रही है और दिन के उजाले में भी ये काम धड़ल्ले से होता है, लेकिन रात के उठाने की कोशिश की जाती है और इस तरह के हादसे हो जाते हैं जिसमें बालू तस्कर जो ये बालू के अवैध हैं और उसको ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। और इसी बीच ये सोन नदी में अवैध बालू लदे दो नाव जो है वो आपस में टकरा जो है नदी समा गई जा रही है। वहीं बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां रिटायर्ड चौकीदार की हत्या हो गई है। शराब माफियाओं ने रिटायर्ड चौकीदार की हत्या की है। प्रमोद पासवान की गोली मारकर हत्या की गई। गांव में शराब की उतारने में पेट्रोल पंप पर गार्ड प्रमोद पासवान तैनात थे और कमलौत थाना के माधोपट्टी गांव की घटना है, जहां चौकीदार की हत्या कर दी जाती है और शराब माफियाओं के ऊपर ये सीधे तौर पर अंदेशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि प्रमोद पासवान जिनकी हत्या की गई है उनका नाम प्रमोद पासवान बताया जा रहा है और शराब कर रहे थे। हम लोग जैसे ही गाड़ी से हम लोग फायरिंग करना शुरू कर दिया और एक तो घटनास्थल पर पापा को। पापा क्या करने गए थे? पापा पेट्रोल पंप पे गार्ड का काम करते हैं और वहाँ दारू, तो पापा विरोध किए कि दारू आप लोग जो है शहर उतार रहे हैं यहाँ पे दूसरे गई वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव का वीडियो अब सामने आ चुका है। न्यू जलपाईगुड़ी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव किया गया था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आपके, जिसमें ट्रेन की C6 बोगी की खिड़की का शीशा टूटा। हालांकि यात्रियों को किसी तरह की कोई चोट की बात रही। बताते हैं कि इस वीडियो के आधार पर लोकेशन साफ हो चुका है कि आखिर ये पथराव कहां पर किया गया और उसी आधार पर फिलहाल जांच आगे बढ़ाई जा रही है। रेलवे के अधिकारी इस पर फिलहाल कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं, बच रहे हैं। सीसीटीवी दौरान फुटेज के आधार पर लोकेशन जो है वो रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें पता चल चुका है कि कहां पर यह पथराव किया गया और जांच फिलहाल की जा रही है। राहत की बात यह रही कि इस पथराव के दौरान किसी यात्री को चोट नहीं आई।
वालों पर हत्या का आरोप लगा है। परिजनों ने ससुराल वालों के ऊपर ही हत्या करने का आरोप लगाया है। भगवानपुर थाना के प्रताप टाण गांव की यह घटना है, जहां विजय पासवान की पत्नी बेबी के रूप में पहचान की गई है शव की, और भगवान थाने में दर्ज किया गया था इसको लेकर केस। दहेज पहले से ही अंजाम देने की बात सामने आती हुई परिजनों की तरफ से आशंका जाहिर की जा रही है। बिहार में मैरिज हॉल मालिकों ने करोड़ों की टैक्स की ही चोरी कर ली है, जिसका खुलासा वाणिज्य कर विभाग की छापेमारी के दौरान किया गया। वाणिज्य कर विभाग की 38 टीमों ने बिहार के 14 जिलों में छापेमारी की है, जिसमें 120 पटना, गोपालगंज, पूर्णिया, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार, सासाराम, सीवापुर, मोतिहारी, रक्सौल, बेतिया, सहरसा और लखीसराय में कार्रवाई की गई। और इसमें का खुलासा हुआ है। कहने को मैरिज हॉल के मालिकों ने अपना कारोबार बंद कर दिया था और रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया गया था, लेकिन हकीकत में ये पे लगातार, जिसके बाद वाणिज्य कर विभाग ने छापेमारी की और छापेमारी के दौरान ही कैसे चोरी होता है, ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार में मैरिज हॉल के मालिकों की बड़ी कारस्तानी सामने आई है। दरअसल तकरीबन 14 जिलों में वाणिज्य कर विभाग, जहां इस वक्त हम खड़े हैं, विकास भवन में वाणिज्य कर विभाग का यह मुख्यालय है, और यहां से 38 टीमें, विशेष टीमें 14 जिलों में भेजी गई। टैक्स चोरी के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है, और जो ये मैरिज हॉल के मालिक हैं, यह कहते हुए रजिस्ट्रेशन अपना रद्द करवा लिया कि अब ये कारोबार नहीं करते हैं, लेकिन ये कारोबार इसके बावजूद संचालित किए हुए थे। और जब इन राजधानी पटना छापेमारी की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जो छापेमारी की गई है उसमें पटना में 15, गोपालगंज में 3 हैं, भागलपुर में 2 हैं, मुंगेर में भी 2 हैं, मोतिहारी और रक्सौल में 2 हैं, दरभंगा में 3 हैं, कटिहार में 2 हैं, और इसके अलावा सिवान और लखीसराय में स्थान पर जो वाणिज्य कर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। अभी भी इसकी गणना जारी है कि आखिरकार टैक्स चोरी का यह मामला कितना तक पहुंचता है। और निश्चित तौर पर इसके पहले भी जिस तरीके से छापेमारी हुई थी दिसंबर 2022 में, तो चौंकाने थे, उस समय मालिक थे, उन्होंने अपना कारोबार बंद कर दिया था, समेट लिया था, यह कहते हुए कि अब वे कारोबार नहीं करते हैं। और ठीक दिसंबर के बाद जनवरी महीने में ये छापेमारी हुई है। अभी फिलहाल गणना जारी है, रविवार है, इसके बावजूद गणना की जा रही है। देखना होगा जब पूरी गणना हो जाती है तो टैक्स चोरी का यह मामला कितना तक पहुंचता है। वाणिज्य कर विभाग मालिकों को कि वे झांसे में लाने की कोशिश न करें। अगर वो कारोबार करते हैं तो फिर से अपना रजिस्ट्रेशन वो करवा लें, नहीं तो उनके खिलाफ इसी तरीके से कार्रवाई जारी रहेगी। संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो इसी टैक्स चोरी के मामले में कटिहार में भी पंजा कसा गया है। यहां सेल्स टैक्स की टीम ने विवाह भवनों के कागजातों की जांच की, साथ ही विवाह भवनों के मालिकों से जीएसटी निबंधन की अपील की गई और ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सेल्स टैक्स विभाग के अधिकारी जो है वो पहुंचे कार्रवाई करते हुए, और इसी अभियान की ज्यादा जानकारी संवाददाता सुब्रत कोहा। हाईटेक विवाह भवन चलाने वालों को भी अब जीएसटी के दायरे में शामिल किया जा रहा है, और उन लोगों को बाकायदा जानकारी देके नोटिस थमाया जाता है। आप देख सकते हैं जो टीम है लगातार इस तरह का, और इस बारे में उनके जो ऑनर है या जो मैनेजर है उन तक जानकारी पहुंचाया जाए। क्या हो रहा है प्रोसेस पूरा, आइए बात कर लेते हैं। सरकार का ऊपर से आदेश आता है तो हम लोगों ने मतलब जो है हम लोग विवाह भवन तक पहुंचते हैं, इसके लिए जो है हम लोग निरीक्षण का कार्यवाही करते हैं। नोटिस तो बाद में दी जाएगी, पहले तो हम लोग करते हैं कि भाई क्या इनका क्या ये जीएसटी के काबिल है या नहीं। उस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसको देखने का प्रयास करते हैं। कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं नहीं भी मिलता है। तो जहां नहीं मिलता है तो वहां तो अमूमन उसे और जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पर अधिकारी बता रहे इस तरह के कार्रवाई से जो विवाह भवन मैनेजर है वो
सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बयान के लिए पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को 15 दिनों में जवाब देना है। सुधाकर सिंह की पार्टी आरजेडी ने 17 जनवरी को सुधाकर सिंह को ये नोटिस थमाया था, लेकिन ऐसा लगता है कि सुधाकर सिंह पर इस नोटिस का कोई असर नहीं हुआ है। वो सीएम नीतीश कुमार पर हमले लगातार जारी रखे हुए और खिलाफ उनका तेज विशेष राज का नारा लगा करके रोज दल बदल करते हैं। तो अपने ताजा हमले में सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को छोटा कद वाला नेता करार दे दिया। सुधाकर सिंह ने कहा कि पिछले दरवाजे यानी कि विधान परिषद के रास्ते राजनीति में आने वाले छोटे कद के नेता बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का नारा देकर केंद्र सरकार से भीख मांगने का काम यही नहीं रुके और यहां तक कह गए कि पिछले 17 सालों में 4 बार कुर्सी छोड़ी और 4 बार गठबंधन बदला भी, लेकिन कुर्सी पर बैठने वाला एक ही शख्स रहा। उन्होंने कहा कि सिर्फ गठबंधन बदला लेकिन बिहार की तस्वीर बदली। पिछले दरवाजे से राजनीति करने वाले लोग, विधान परिषद के जरिए सत्ता की राजनीति करने वाले जोड़ तोड़ में शामिल लोग प्रमुख पदों पे बिहार की सरकार में बैठे हुए लोग हैं जिनको चिंता नहीं। बिहार में सत्ता में बैठे हुए लोग कितने छोटे कद के हैं इसका अंदाजा इसलिए लगा सकते हैं कि रोज एक विशेष राज का नारा लगा करके रोज दल बदल करते हैं, रोज गठबंधनों को बदलते हैं। पिछले 17 सालों में 4 बार कुर्सी छोड़ा, 4 बार बदला, व्यक्ति वही रहा, पद भी वही रहा, केवल गठबंधन का तकदीर वही रहा। सत्ता जो महागठबंधन की है और गठबंधन के जो मुखिया मुख्यमंत्री, उनको हमारे राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी विचार से, किसी भी सिद्धांत से, किसी नीति से उनकी कोई सहमति नहीं है। केवल ये नहीं है कि सत्ता हमारे हाथ में होनी चाहिए। और सुधाकर सिंह जो बोल रहे हैं वो राजद के इशारे पर बोल रहे हैं और मुख्यमंत्री के प्रायोजित कार्यक्रम के तहत बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री का जो जनाधार कम हो रहा है, सिंपैथी में कुछ जनाधार बढ़ जाए। इसलिए ये सब मिली भगत है, ये सब वोट के लिए चट्टे बट्टे आपस में बोल रहे हैं। ये विकास से जनता का ध्यान भटकाने के लिए बोल रहे हैं और इनका कोई मतलब नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा एक मुहिम की तरह मांग रहे हैं तो ये तो बिहार के हक की मांग है और हम सबको इसमें उनका साथ देना चाहिए। और राष्ट्रीय जनता दल को भी इस बात पे गौर करना चाहिए कि कोई भी उनका सदस्य, चाहे वो माननीय विधानसभा में कोई सदस्य ही क्यों न हो, महागठबंधन धर्म के प्रति अनुशासनहीनता न करे। इस बात का ध्यान तो राष्ट्रीय जनता दल को रखना होगा। नोटिस प्राप्त विधायक जो राजद के हैं, जिन पर संविधान को रौंदने का आरोप है, जिन पर न्याय को रौंदने का आरोप है, वो प्रवचन दे रहे हैं। अरे आप तो किसानों की हकमारी करके जेल में विशेष दर्जा के लिए बेचैन रहे हैं। बिहार को विशेष दर्जा मिले, ये तो बिहार की जनता की आकांक्षा और सर्वदलीय संकल्प है। आप चिंता करो जेल में विशेष दर्जा का, हम चिंता करते हैं बिहार को विशेष दर्जा का। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गिरिराज सिंह ने हमला किया है। सीएम नहीं कर पाए समाधान, लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। 17 सालों में यह समाधान हुआ ही नहीं। शराब भगवान की तरह हो गई है, शराब हर जगह दिख रही है। नीतीश जी अपना काम कर रहे हैं, समाधान खोज रहे हैं। 17 साल में सरकार में रहने के बाद भी इनको न समस्या मिला न समाधान की। एक दारू समस्या मिला है, उसको दूर करने में लग रहे हैं, लेकिन दारू भगवान हो गया है। दिखता नहीं दारू भगवान की तरह। भगवान सब जगह है लेकिन भगवान दिखते नहीं, और दारू सब जगह मिलता लेकिन दिखता नहीं।
नीतीश जी यही समाधान कर दें तो बड़ी कृपा होगी इस राज्य पर। वहीं बिहार बीजेपी जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के स्वागत के लिए तैयार है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि अगर कुशवाहा बीजेपी में आना चाहते हैं तो बीजेपी इसके लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी में कोई शामिल होना चाहता हो तो भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा हमेशा खुला हुआ, क्योंकि एक बड़ी लोगों की अपेक्षा है, एक भगदड़ है, क्योंकि एक बड़ी उम्मीद बिहार से लेके पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी से उन लोगों की है, क्योंकि सबको पता है कि आने वाले 2025 में 2024 में पुनः श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के एक मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार आने वाले हैं। बिहार में जातीय जनगणना का पहला चरण पूरा हो चुका है और 21 जनवरी की देर शाम तक सभी जिलों में डीएम की देखरेख में घरों की गिनती का काम पूरा कर लिया गया है। समेकित रिपोर्ट देर शाम से पटना स्थित सामान्य प्रशासन विभाग में आनी शुरू भी हो गई है। आज सभी जिलों से पूरी रिपोर्ट आ जाने की संभावना जाहिर की गई है और जिलों से आ रहे आंकड़ों के मुताबिक कहीं परिवार की संख्या अनुमानित संख्या से बढ़ी है तो किसी जिले में घटी भी हुई है। पहले चरण के दौरान सभी घरों पर नंबरिंग की गई है और इनमें रहने वाले परिवार के सदस्यों की संख्या को अंकित किया गया है। इस काम में 1,75,000 कर्मी लगाए गए थे। दूसरा चरण अप्रैल से शुरू होना है और हालांकि इसके लिए अभी कोई किसी तरह की तारीख मुकर्रर नहीं की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग से इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। बिहार में जाति आधारित गणना का प्रथम चरण पूरा हो चुका है। सामान्य प्रशासन विभाग, जहां इस वक्त हम खड़े हैं, यह सामान्य प्रशासन विभाग है और यहां पर शनिवार की देर रात से जो समेकित रिपोर्ट है वो आनी शुरू हो गई है और आज रविवार को ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सभी जिले की रिपोर्ट यहां पहुंच जाएगी। विभाग में इसके लिए विशेष सेक्शन संख्या 28 बनाया गया है। इस चरण के बाद यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि राज्य में मौजूदा घरों और किसी तरह के बसावटों में रहने वाले परिवारों की रियल संख्या जो है वो कितनी है। शुरुआती जो आकलन है उसके हिसाब से संख्या बढ़ने के अनुमान लगाए गए हैं। सभी जिलों से आंकड़े आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि इसमें कितनी बढ़ोतरी है। परिवारों की संख्या में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है इसका अंदाजा लग पाएगा। हालांकि जिलों से जो आंकड़े मिलने शुरू हो गए हैं उसके मुताबिक कहीं परिवारों की संख्या अनुमानित संख्या से बढ़ी है तो कहीं घटी भी है। पटना, बेगूसराय, वैशाली, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर, रोहतास में अनुमान से परिवारों की संख्या कम मिली है, जबकि सिवान, गोपालगंज, सारण, जहानाबाद, नालंदा, नवादा और भोजपुर में परिवारों की संख्या अनुमान से ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। पहले चरण की गणना 7 जनवरी को शुरू हुई थी। इस गणना के दूसरे चरण की शुरुआत अप्रैल में होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी से इसके शुरू होने की कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है। इस गणना के पहले चरण को पूरा करने में 1,75,000 प्रगणक लगाए गए थे। प्रगणक के तौर पर शिक्षक से लेकर सेविका, सहायिका, पंचायत सेवक, आवास सहायक लगाए गए थे। तो निश्चित तौर पर अब आज जो समेकित रिपोर्ट पूरी आ जाएगी उसके बाद इसका आकलन शुरू किया जाएगा कि वाकई में नंबर्स ऑफ फैमिलीज कितनी है और सामान्य प्रशासन इसके लिए जोर शोर से तैयारी कर रहा है। इसके बाद अप्रैल के लिए जो दूसरा चरण, दूसरा फेज, उसके लिए डेट का भी निर्धारण कर दिया जाएगा। चूंकि अप्रैल में दूसरे चरण की शुरुआत होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो याचिका दाखिल की गई थी उसको रिजेक्ट करते हुए कहा कि इस पूरे मामले को लेकर पटना उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की जाए। तो कुल मिलाकर अब दूसरा चरण अप्रैल में शुरू होगा। का यह फैसला आने वाले दिनों में किस रूप में सामने आता है इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। वहीं समस्तीपुर के खानपुर प्रखंड कार्यालय में जाति आधारित गणना में लगे पर्यवेक्षक ने जमकर हंगामा किया है। दरअसल खानपुर प्रखंड कार्यालय में जाति आधारित गणना के अंतिम दिन यानी कि शनिवार को सभी प्रकार के कागजात जमा लिए जा रहे थे। इसी दौरान पर्यवेक्षक मोहम्मद शहनवाज अपने शिर का कागजात खंड कार्यालय पहुंचे, जहां एक कर्मचारी ने त्रुटि सुधार करने की बात कही, जिसके बाद शहनवाज आग बबूला हो गए और अपने ही सहयोगियों के साथ हंगामा कर दिया। कर्मचारी को पीटकर जख्मी कर दिया जाता है। वहीं ऑफिस के कंप्यूटर सहित दूसरे सामान को भी तहस नहस किया गया। आरोपी को हिरासत में लेकर फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है।
तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार